नमस्कार दोस्तों, A to Z बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट का जो इस साल एग्ज़ाम हुआ है। 11 मई 2025 को जो परीक्षा लिया गया था, आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए जनरल नॉलेज का यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। पूरे 40 प्रश्नों का यहाँ पे हम पूरे अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिहार एसएससी के द्वारा कार्यालय परिचारी की जो अभी वैकेंसी आई है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का आपको ज़रूर ये ध्यान रखना होगा कि क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या मतलब कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम उन सारी बातों पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला सवाल पूछा गया था, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है कौटिल्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। और एक चीज़ और, हम इस डिस्कशन में जितने भी बातें बोलेंगे उनको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि हम अच्छे से इसको एनालाइज कर सकें, क्योंकि हम सारी बातें लिख नहीं पाएंगे, आपको ध्यान से सुनना होगा। तो हमने अभी क्या बताया कि कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। ये जो कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये सलाहकार थे, एडवाइजर थे, ठीक है। और ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। और ये अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमिक के ऊपर ये बुक नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक के ऊपर, शासन की नीति और सैन्य नीति पर आधारित ये पुस्तक थी। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ हो जाता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। वैश्वीकरण का इंग्लिश हो जाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो इसका मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाना। कहने का मतलब ये हुआ कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार किस तरीके से मतलब कि चलेगा, उसको यहाँ पे बताया जाता है वैश्वीकरण के अंतर्गत। और भारत में ये जो वैश्वीकरण है 1991 में जो एक LPG के नाम से आप जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारीकरण और ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया निजीकरण और ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण। तो ये नीति अपनाई गई थी 24 जुलाई 1991 को। उस समय के जो तत्कालीन PM थे वो PV नरसिम्हा राव थे। और ये PV नरसिम्हा राव ने उस समय के तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सुझाव दिया था LPG का, और उस समय वित्तीय संकट से अपना देश गुजर रहा था और ये LPG ने काफ़ी हद तक भारत को वित्तीय संकट से उबारा था। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का अर्थ आपने यहाँ पे समझा। अगला प्रश्न देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ बारदोली सत्याग्रह? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 को हुआ था, गुजरात के बारदोली नामक जगह से। वहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा भू राजस्व में की गई वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो होता है वो किस लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल और खनिज के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है
और अगर भोजन, भोजन के यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर डी, और ये अमीनो अम्ल, भोजन और अमीनो अम्ल के वहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये ऑप्शन ए में जो दिख रहा है ऑक्सीजन का वहन, तो पौधों में ऑक्सीजन का जो वहन होता है वो सीधे नहीं होता है, सीधे तौर पे नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन जो है मिट्टी के महीन छिद्रों में पाई जाती है, जहाँ से जो पौधे के जड़ें होते हैं वो जड़ के माध्यम से पौधे इस ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। तो इतनी सारी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम जो गीत है ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1876 ईस्वी में इस गीत को रचा था। और 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में जो है आनंद मठ में इसको शामिल किया गया है। जो आनंद मठ जो प्रकाशित हुआ था 1882 में, इसमें इसको शामिल किया गया। और 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, उस समय कलकत्ता में हुआ था। तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस वंदे मातरम गीत को गाया था। तो 1876 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। 1882 में आनंद मठ ये प्रकाशित हुआ, और 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता कौन सा है? तो वैसा कंपनी जो एक देश में पंजीकृत है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रही है और जिसका कारोबार जो है विभिन्न देशों में फैला हुआ है, वो कहलाता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे रिलायंस है, कोका कोला है, सैमसंग है और नोकिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रिलायंस। ये कोका कोला, सैमसंग और नोकिया जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन रिलायंस जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में ही कारोबार कर रही है, इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विमलंडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो विमलंडन जो ट्रॉफी है ये आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आयोजित किया जाता है इंग्लैंड में, ऑप्शन डी आयोजित हो जाएगा। तो ये जो विमलंडन है ये लंदन के विमलंडन शहर में आयोजित होने वाला एक ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आने वाला टेनिस खेल है। और ये जो होता है कहाँ पे? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब में आयोजित किया जाता है। ऑल इंग्लैंड टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब, क्रिकेट नहीं, क्रॉकेट क्लब, वहाँ पे ये आयोजित किया जाता है हर साल। और ये ध्यान देंगे जो ग्रैंड स्लैम होता है वो 4 होता है, पूरे साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक होता है, पहला होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो होता है जनवरी के महीने में, और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जनवरी के महीने में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता है मई जून के महीने में, फ्रेंच जो होता है मई जून के महीने में होता है, और ये क्ले के कोर्ट पे यानी मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा जो होता है ये विंबलडन होता है, ये होता है कब? जून जुलाई में होता है, और ये खेला जाता है घास पे, ये होता है ग्रास वाले कोर्ट पे, घास पे होता है। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है यूएस ओपन होता है, वो खेला जाता है अगस्त और सितंबर के महीने में खेला जाता है, और ये यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो इतनी सारी बातें आप इस विंबलडन ट्रॉफी और फ्रेंच ओपन या फिर कह सकते हैं ग्रैंड स्लैम से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तदाब नापने का यंत्र है। तो रक्तदाब जो नापा जाता है वो मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। बाकी थर्मामीटर जो है ये ताप को मापता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा को मापा जाता है, और क्रेस्कोग्राफ जो है ये मापा जाता है पौधों की वृद्धि को इसको
मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। और इस क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया था भारत के ही वैज्ञानिक एक थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो चावल का कटोरा जो है वो ऑप्शन ए रोहतास जिला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मृदा को रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है काली जो मिट्टी है, काली मृदा, इसको रेगूर मृदा यानी रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लौह अयस्क जैसे खनिज की अधिकता होती है और कार्बनिक तत्व भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे है? तो भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के पास में इसका अधिकार है। राष्ट्रपति 3 तरीके से आपातकाल लगा सकता है और वो कौन कौन सा अनुच्छेद है? 352, 356 और 360। 3 तरीके से आपातकाल भारत में लग सकता है। 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है, 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में, और 360 जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। तो 3 तरीके से आपातकाल का यहाँ पे जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है और इसको घोषणा करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, येन। अगला प्रश्न है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज कौन होते हैं? वैसे खनिज जो जिसमें धातु प्राप्त नहीं होती है, जिससे धातु प्राप्त नहीं होती है, वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। जैसे अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। जबकि सोना, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? धात्विक खनिज के उदाहरण हैं, क्योंकि इससे कोई ना कोई धातु हमें मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तु के समान आकार का सीधा और आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि अवतल दर्पण जो है ये चेहरे की बड़ी छवि या फिर किसी भी चीज़ का बड़ा सा रूप देखने के लिए या फिर दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और ये उत्तल दर्पण जो है ये वाहनों के पीछे देखने वाले शीशे जो लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण के शीशे लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को यहाँ पे अलग करके नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला प्रश्न है, देशबंधु उपनाम है। तो देशबंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्तरंजन दास को, यानी कि CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। वो एक वकील भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इस जिम कॉर्बेट नेशनल के बारे में अगर देखें तो इसका जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम जो था हेली नेशनल पार्क था। फिर इसका नाम चेंज किया गया
रामगंगा नेशनल पार्क, फिर इसका नाम चेंज किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और फिर से अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो अब कॉर्बेट के स्थान पे रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा जा चुका है फाइनली। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति कौन सा संसाधन है? ये है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? जिसमें जीवन होता है वो जैव कहलाता है। अजैव क्या होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है वो अजैव होता है। तो वनस्पति में जीवन होता है, इसलिए यह जैव संसाधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? अभी तत्काल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी पूछा गया है, शिलोंग हो जाएंगी मेघालय की राजधानी। आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। गंगटोक सिक्किम का, और मणिपुर का है इम्फाल। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 1969 में 1969 में इसका स्थापना हुआ था, और ये जो पुरस्कार है भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के जो है संस्कृति मंत्रालय जो है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो इसके पहला जो विजेता थे, जो पहला विजेता थी वो 1969 में देविका रानी रोरिक को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अभी 2025 के लिए हाल ही में अभी 2 दिन पहले मोहन लाल को, जो कि एक साउथ के एक्टर हैं, उनको ये दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और वहीं 2024 का अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार का बात किया जाए तो ये दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो अभी हमने पिछले सवाल में बताया था क्रेस्कोग्राफ के बारे में। ये पौधे की वृद्धि को मापने के लिए इस यंत्र का यूज किया जाता है। और इसका जो आविष्कार था वो किसने किया था? जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये यहाँ पे सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसके विरोध में यहाँ पे ये आंदोलन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर परियोजना भी उस समय बन रहा था। तो इन दोनों के विरोध में वहाँ के लोगों ने 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पे किया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो भारत का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है वो कौन है? नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये भारत रत्न का जो शुरुआत है वो 1954 से हुआ है, 1954 से। और इस बार 2023 में 5 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। 2024 में 5 लोगों को यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किन किन को दिया गया है? तो सबसे पहले है लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव को, फिर चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। उसके बाद में कर्पूरी ठाकुर को, और 5 नंबर पे एस स्वामीनाथन को दिया गया है। तो ये 5 लोगों को यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और बिहार में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब ये तो हो चुका है। तो इसका जो मेज़बानी है ये किया गया था इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। और इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स का मैदान जो है लंदन में, वहाँ पे इसका फाइनल खेला गया था। और उसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये चैंपियनशिप्स की फाइनल को अपने नाम किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिरोधी का यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग जो है रोगाणु से लड़ने के लिए, रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरोधी का यूज किया जाता है। प्रतिजैविक जो है बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। और पीड़ाहारी दर्द वगैरह को कम करने के लिए पीड़ाहारी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो जो चर्म उद्योग जो है ये गैर कृषि आधारित उद्योग है। बाकी चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग, जूट उद्योग जो है ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय का वायसराय था करजन था। तो करजन 1905 में वायसराय था भारत का, और उसी के कारण में बंगाल का विभाजन हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जिस समय सवाल ये पूछा गया था, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय तो जगदीप धनखड़ थे, लेकिन अभी वर्तमान में चेंज हो गए हैं और अभी कौन से बन गए हैं? यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कंदरिया महादेव जो है ये खजुराहो में स्थित है। एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में खजुराहो एक गांव है, वहाँ पे कंदरिया का महादेव मंदिर अवस्थित है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? तो उद्योगों का जननी जो है ये लोहा को माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन अभी जो इसका मुख्यालय हो गया है कहाँ पे है? ये है मुंबई में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो जो ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, बाकी कोयला और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसको स्थगित इसलिए किया गया था कि जो 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी कांड जो हुआ था उसके चलते इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को स्थगित करना पड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है वो होता है बीडीओ, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्य था वो 1951 से 1956 था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1951 से 1956 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना के अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो ये हेराड डोमर मॉडल पे आधारित था, और इसका उद्देश्य क्या था? उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था कृषि और बुनियादी ढांचों को यहाँ पे विकसित करना था। तो इतना सारा बात आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने बिहार एसएससी के द्वारा कार्यालय परिचारी में पूछे गए कुल 40 जीके जीएस के प्रश्नों का हमने यहाँ पे व्याख्या सहित हल देखा हमने। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।
जय हिंद।